हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये हर साल हर एग्ज़ाम में इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चलिए आज इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है पंचायती राज और दूसरी होती है म्यूनसिपैलिटी। तो आज हम लोग पंचायती राज के बारे में बात करेंगे। पंचायती राज रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे संविधान में लाया गया था। तो पंचायती राज जैसा कि मैंने बताया कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से उसमें इसको पार्ट 9 में इंक्लूड किया गया। और अगर पंचायती राज के बारे में बात करें तो इसको हम लोग आर्टिकल 243 से 243O में इसको हम लोग पढ़ते हैं, और पंचायती राज को 11th शेड्यूल में डाला गया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि पंचायती राज का इवोल्यूशन कैसे हुआ है इंडिया में। तो सबसे पहले हम लोग जो कमिटीज़ की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है जो हम लोग यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है बलवंत राय मेहता कमेटी। कमेटी ने कुछ चीज़ें रिकमेंड की थी, जैसे कि इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन स्कीम को स्टैब्लिश करने को रिकमेंड किया। तो सेकंड जो इन्होंने बोला कि यहाँ पे 3rd टायर सिस्टम होना चाहिए इंडिया में, और उन्होंने 3 लेवल की बात की। पहला लेवल जो है विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होना चाहिए, एक इंटरमीडिएट लेवल पे ब्लॉक पे पंचायत समिति होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें इलेक्शन का, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि विलेज लेवल पे जो पंचायत पे जो इलेक्शन होना चाहिए वो डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, और बाकी जो जिला परिषद और इंटरमीडिएट में पंचायत समिति है वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब कि जो लोग डायरेक्ट इलेक्शन से चुने गए हैं उनमें से कुछ लोग आपस में इलेक्शन करके आपस में वोट करके आगे विलेज पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए मेंबर्स के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। बाकी बात करें कि जिला परिषद का चेयरमैन कौन होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इन्होंने कहा कि वो जिला परिषद के चेयरमैन होने चाहिए। अब बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन कौन करेगा पंचायत का, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी किसको बोला है उन्होंने, पंचायत समिति को। और जो जिला परिषद है उन्होंने उसको कहा है कि वो एडवाइजरी या सुपरवाइजरी बॉडी बने रहे। अब इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जो फर्स्ट स्टेट जिन्होंने पंचायती राज को अपने स्टेट में इस्टेब्लिश किया वो थी राजस्थान। इसके बाद जो सेकेंड स्टेट अगर आपसे पूछे तो वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, बट इस कमेटी ने के बाद जो उन्होंने कोई रिजिड पैटर्न नहीं फॉलो किया। कोई भी स्टेट अपना कोई भी चाहे तो किसी भी पैटर्न में अब पंचायती राज लागू कर सकती है। जैसे कि राजस्थान ने 3rd टायर सिस्टम लागू किया, तमिलनाडु ने ओनली 2 टायर सिस्टम किया, बट वेस्ट बंगाल ने 4 टायर सिस्टम किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट अशोक मेहता कमेटी के बारे में। इस कमेटी को जनता गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, और इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया वो मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने पहले कहा कि 3rd टायर सिस्टम नहीं 2nd टायर सिस्टम होना चाहिए, 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। और उसमें 2 टायर सिस्टम में एक होता है जिला परिषद होनी चाहिए और एक होनी चाहिए मंडल परिषद। ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए वो जिला परिषद के पास होनी चाहिए। मतलब जिला परिषद चाहेगी तो बाकी जितने भी स्टेट के लॉज है या जो भी लॉज को इम्प्लीमेंट करना है वो उसका काम जिला परिषद करेगा। ठीक है, और इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन होना चाहिए पंचायत इलेक्शन में, और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको टैक्सेशन पावर मिलनी चाहिए, और SC ST के लिए रिजर्व सीट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम में पूछ सकता है कि पहली कमेटी वो कौन थी जिन्होंने SC या ST कमेटी के लिए रिजर्व सीट के लिए बात की थी, तो वो थी अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सी पहली कमेटी थी जिन्होंने ये रिकमेंड किया कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, तो वो भी अशोक मेहता कमेटी है। ठीक है, और इन्होंने एक और चीज़ रिकमेंड किया कि पंचायती राज की मिनिस्ट्री होनी चाहिए जो कि स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपॉइंटेड होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 3rd कमेटी की, वो JVK कमेटी की। इसको प्लानिंग कमीशन के द्वारा अपॉइंट किया गया था, और जो प्रिंसिपल बॉडी इन्होंने रिकमेंड की थी वो थी जिला परिषद। इन्होंने एक नई चीज़ की रिकमेंड की थी जो थी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए। इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर बहुत सारे बर्डन हो जा रहे हैं, उस बर्डन को कम करने के लिए इन्होंने एक नए पोस्ट को क्रिएट करने की बात की जो था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। और इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को वो जिला परिषद का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं LM सिंघवी कमेटी की। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसको राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। इन्होंने भी पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के लिए रिकमेंड किया था। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि अगर नया पंचायत के इस्टेब्लिशमेंट के लिए किस कमेटी ने सबसे पहले रिकमेंड किया, तो वो LM सिंघवी कमेटी थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्टेटमेंट वाइज में भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, इन्होंने ग्राम सभा का इंपॉर्टेंस के बारे में रिकमेंड किया कि विलेज को रिऑर्गेनाइज करना चाहिए और उन्होंने मिलकर ग्राम सभा को बनाना चाहिए। तो आगे देखते हैं, इन्होंने बोला कि मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू विलेज पंचायत। ठीक है, कि विलेज पंचायत को और भी फाइनेंशियल सपोर्ट और रिसोर्सेज मिलनी चाहिए।
नेक्स्ट इन्होंने रिकमेंड किया कि हर स्टेट में एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश होनी चाहिए, जो कि जो पंचायत के जो इश्यूज है इलेक्शन को लेके या बाकी मेंबर्स को लेके वो ये जुडिशियल ट्रिब्यूनल देखेगा। आगे बात करते हैं ठंगोन कमेटी की। इन्होंने भी पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बात की, इन्होंने थर्ड टायर सिस्टम की बात की और इन्होंने जो पंचायती राज के मेंबर्स की टेन्योर के बारे में बात की जो कि है 5 ईयर्स। बाकी इन्होंने आगे बोला कि अगर बाई चांस कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिसॉल्व हो जाए तो उसको री इलेक्शन 6 महीने के अंदर होनी चाहिए, ये इन्होंने बोला। इन्होंने एक और रिकमेंड किया कि हर स्टेट लेवल में एक प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, ठीक है, और उस कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो जिला परिषद के प्रेसिडेंट्स होंगे, ठीक है। इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात की जो कि लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, जैसे स्टेट लिस्ट होता है, जैसे सेंट्रल लिस्ट होता है। इसलिए इन्होंने बात की कि हर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए एक डिटेल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होना चाहिए। और अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि कौन सा कमेटी पहली थी जिन्होंने वुमेन्स के रिजर्वेशन के लिए बात की, तो वो ठंगोन कमेटी है। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन ऑल टाइप्स, मतलब ऑल, जैसे विलेज हो गया, इंटरमीडिएट ब्लॉक हो गया या जिला परिषद हो गया, तो उसमें सीट्स की रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए इन्होंने बात की, ठीक है। इन्होंने स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की और इन्होंने बोला कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होना चाहिए। तो लास्ट कमेटी जो होती है वो है हमारी गार्डगिल कमेटी। अब गार्डगिल कमेटी ने भी सब जितने भी पहले उनकी कमेटी थी सबको मिक्स करके एक रिकमेंडेशन दिया। उन्होंने पहला वही बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए पंचायती राज को। उन्होंने कहा थर्ड टायर सिस्टम होना चाहिए और मेंबर्स का जो टेन्योर होना चाहिए वो 5 ईयर्स का होना चाहिए। मेंबर्स का जो टेन्योर होना चाहिए वो 5 ईयर्स का होना चाहिए और जो भी मेंबर्स होंगे चाहे वो विलेज के हों, चाहे वो ब्लॉक के हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हों, सभी डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए। आगे इन्होंने बोला SC, ST और वुमेन्स तीनों की रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने रिकमेंड किया। इन्होंने रिकमेंड किया लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इन्होंने कहा कि पंचायती राज को टैक्सेशन पावर मिलनी चाहिए और जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब बाकी कमिटीज तो अपने अपने रिकमेंडेशन दे दी। अब आगे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कैसे हुआ पंचायती राज का। तो सबसे पहला जो प्रयास किया गया वो था राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, जिन्होंने 64 अमेंडमेंट बिल पास करना चाहा, जो कि लोकसभा में तो पास हो गया बट राज्यसभा में उसको अप्रूवल नहीं मिला। नेक्स्ट VP सिंह की गवर्नमेंट आई जब, तो इन्होंने एक फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, बट फॉल ऑफ गवर्नमेंट रिजल्टेड इन लैप्स ऑफ बिल। जब तक ये इंट्रोड्यूस होता, जब तक इस पर डिस्कशन किया जाता है इस बिल पे, तब तक उनकी गवर्नमेंट गिर गई। लास्ट में आते हैं नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, जिन्होंने 73rd अमेंडमेंट बिल एक्ट पास किया और पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल गया, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं 73 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के बारे में। इस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद करनी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे इस एक्ट को लागू किया गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक न्यू पार्ट 9 को ऐड कर दिया गया है। इस पार्ट में आर्टिकल 243 से लेके 243O तक हमारे बारे पंचायती राज के बारे में बात किया जाता है। इसी एक्ट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 11 ऐड किया गया। शेड्यूल 11 में 29 फंक्शनल आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब इस एक्ट के कुछ सैलिएंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इस फीचर्स में मैंने सबको टॉपिक वाइज पार्ट डिवाइड कर दिया गया है, जिसको हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में। अब ग्राम सभा को पंचायती राज का फाउंडेशन माना गया है, ठीक है। ग्राम सभा होता क्या है? कुछ नहीं, वो बस विलेज के में जितने भी लोग जो इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर्ड है उनके ग्रुप्स को कहते हैं ग्राम सभा। जितने भी पर्सन है जो इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर्ड है विलेज के, उनको ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है, उनके ग्रुप को। आगे 3 टायर सिस्टम की बात किया गया है, डिस्ट्रिक्ट, इंटरमीडिएट एंड विलेज, ठीक है। और इसमें एक और चीज बात करते हैं, अगर किसी स्टेट में की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो वहां पे इंटरमीडिएट पंचायत की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ठीक है। आगे बात करते हैं मेंबर्स और जो चेयरपर्सन है उनके इलेक्शन के बारे में, ठीक है। तो जितने भी ऑल लेवल्स के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन डायरेक्टली होता है, या चाहे वो विलेज हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, जितने भी मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन डायरेक्ट होता है। बट जो चेयरपर्सन है इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनका जो इलेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो विलेज पंचायत का जो चेयरपर्सन है उसका इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करती है, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है कि विलेज पंचायत का जो इलेक्शन है जो चेयरपर्सन का, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करती है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, कि जैसे बाकी कमिटीज ने रिकमेंड किया था SC STs की या वुमेन्स की, उसको लेके इन्होंने क्या किया कि जो SC STs की जो सीट्स रिजर्व है वो उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन पे डिपेंड करेगी कि टोटल पॉपुलेशन में से जो ST SC की पॉपुलेशन है वो कितनी परसेंटेज में एग्जिस्ट करती है उस स्टेट में।
दूसरी जो वुमेन्स की रिजर्वेशन की बात हुई थी, तो इस एक्ट में ये आया कि जो वुमेन्स की रिजर्वेशन सीट्स होंगी वो 1/3 होंगी, मतलब टोटल सीट्स की 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि SC/ST की बात हो गई, वुमेन की बात हो गई, बट बैकवर्ड क्लासेस का क्या? तो इसके लिए इन्होंने एक प्रोविजन डाला कि जो बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन की जो भी प्रोविजन होंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ऑथराइज होंगे, या स्टेट लेजिस्लेचर उसको डिसाइड करेगी कि किस स्टेट में कितना रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस को मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये जो प्रोविजन है, ये अब बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, वो है 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000। ठीक है, इस एक्ट में जो बात किया गया है वो है कि जो जितने भी प्रोविजन है रिजर्वेशन से रिलेटेड SC/ST के, वो अरुणाचल प्रदेश में एप्लीकेबल नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो फुल्ली इंडिजीनियस ट्राइबल पीपल से भरा हुआ है। ठीक है, वहां पे कोई भी SC एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, इसीलिए जो भी प्रोविजन है SC से रिलेटेड रिजर्वेशन के, वो अरुणाचल प्रदेश में एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं ड्यूरेशन ऑफ पंचायत को लेके। ठीक है, तो हम लोग जैसा जान चुके हैं कि जो टर्म्स ऑफ ऑफिस है मेंबर्स के, वो 5 ईयर्स है। ठीक है, और अगर अब इलेक्शन की बात कर लेते हैं कि अगर फ्रेश इलेक्शन, अब बात करते हैं कि अगर 5 ईयर टेन्योर खत्म हो गया तो उसका बाद इलेक्शन कैसे होता है। तो जो फ्रेश इलेक्शन होता है वो हमेशा 5 ईयर जो टेन्योर खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लें कि इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ये 6 महीने के अंदर होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिसॉल्व हो गया तो 6 महीने के अंदर फ्रेश इलेक्शन हो जाने चाहिए, और अगर 5 साल खत्म होने वाले हैं तो 5 साल खत्म होने से पहले ये फ्रेश इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है, अब डिसोल्यूशन में 2 कंडीशन आती हैं। मान लीजिए कि आपका टेन्योर खत्म हो गया और सिर्फ 6 महीने बचे हैं, 6 महीने से कम बचे हैं, तो अगर 6 महीने से कम बचे हैं तो कोई भी नया फ्रेश इलेक्शन, कोई भी न्यू इलेक्शन जो रिमेनिंग पीरियड्स बचे हैं 4 महीने 5 महीने, उसके लिए कोई नया इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। और अगर रिमेनिंग पीरियड 6 महीने से ज्यादा है, अगर रिमेनिंग पीरियड 6 महीने से ज्यादा है तो जो रिमेनिंग पीरियड है उसके लिए फ्रेश इलेक्शन होंगे, और जो नई मेंबर्स आएंगे वो सिर्फ वो रिमेनिंग पीरियड्स के लिए मेंबर्स होंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए कि आप मेंबर्स ऑफ पंचायती राज हो सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। और अब डिस्क्वालिफिकेशन में 2 कंडीशन आते हैं, या जो मेंबर है वो किसी स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में किसी लॉ में डिस्क्वालीफाइड हो चुका है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन होगा कि अंडर एनी लॉ मेड बाय स्टेट कंसर्न, कि जिस स्टेट में पंचायती राज का इलेक्शन हो रहा है उस स्टेट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जिसके द्वारा आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, या तो इस कंडीशन में होगा, या आप स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के में डिस्क्वालीफाइड है तब होगा। ये 2 कंडीशन याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो इसका जो रोल है वो पंचायत इलेक्शन का जो भी इलेक्शन हो उसको कंडक्ट कराने का काम स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है। चाहे वो इलेक्शन कंडक्ट कराना हो, चाहे वो इलेक्टोरल रोल का प्रिपरेशन करना हो, सब काम स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है। अब बात करते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन में कौन कौन होते हैं, कौन कौन मेंबर्स होते हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। याद रखिएगा कि जो नेशनल इलेक्शन कमीशन होता है वो उसके जो कमिश्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो कंडीशन ऑफ सर्विस या टेन्योर होता है वो गवर्नर ही डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल कैसे हो सकता है, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। तो इनका जो प्रोसीजर है वो सेम जो हाई कोर्ट के जज का रिमूवल की प्रोसीजर है, उसी ग्राउंड पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जा सकता है। ओके, हाँ, अब एक और चीज है कि स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो पंचायत के इलेक्शन के लिए कोई भी प्रोविजन बना सकता है। याद रखिएगा कि कोई भी स्टेटमेंट आ जाए कि स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द पंचायत, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ओके, अब आगे बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो गवर्नर के द्वारा हर साल कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, हर 5 साल में, जो फाइनेंशियल पोजीशन है पंचायत की उसको रिव्यू करता है। ठीक है, और जब फाइनेंस कमीशन क्या रिकमेंड कर सकता है, रिकमेंडेशन है जैसे ये कि डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स एक्सेट्रा। जो भी टैक्स हो गया या ड्यूटी हो गया, टोल्स हो गया, जो भी स्टेट कलेक्ट करती है वो पंचायत और अपने में कितने परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये फाइनेंस कमीशन बताता है आपको कि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आती है कि ग्रांट्स इन एड फ्रॉम कंसोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट। कभी कभी पूछ लेता है कि ग्रांट्स इन एड फ्रॉम कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, तो इंडिया नहीं होगा, स्टेट होगा। ये याद रखिएगा कि पंचायती राज को अगर कोई ग्रांट इन एड देना है तो कहां से मिलेगा, कंसोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट से मिलेगा। ठीक है, और दूसरी पॉइंट अब आगे बात करते हैं
कि इस एक्ट के द्वारा कोर्ट के ऊपर बार लगा दिया गया है कि कोई भी पंचायत के इलेक्टोरल मैटर में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ठीक है, जो भी इलेक्टोरल मैटर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी इश्यूज होंगी, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। ठीक है, 11 शेड्यूल को ऐड किया गया है जिसमें 29 फंक्शनल आइटम होते हैं, ये तो बात हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जितने भी हम लोगों ने प्रोविजन पढ़े, जितने भी पॉइंट्स पढ़े, जितने भी सैलिएंट फीचर्स पढ़े, इस एक्ट ने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है इस प्रोविजन को। एक होता है कंपल्सरी प्रोविजन, एक होता है वॉलंटरी प्रोविजन। कंपल्सरी प्रोविजन वो होता है जिसको आपको स्टेट लेजिस्लेचर को करना ऑब्लिगेटरी है या कंपल्सरी है, और वॉलंटरी प्रोविजन वो है जो आप स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं जो हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन से पॉइंट्स कंपल्सरी हैं, कौन कौन से वॉलंटरी हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, ये कंपल्सरी है। हर एक पंचायत में थर्ड टाइप सिस्टम होना ही चाहिए। पहले जो हम लोगों ने याद करिए बलवंत राय में पढ़ा था कि नो रिजिड पैटर्न था कि हर स्टेट चाहे अपने हिसाब से पंचायत सिस्टम फॉलो कर सकता है। ठीक है, सभी मेंबर्स के डायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए, और जो चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड इंटरमीडिएट थी, विलेज की नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट और इंटरमीडिएट के चेयरपर्सन का जो पोस्ट है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, उसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, और वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए चेयरपर्सन और सभी मेंबर्स को, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एज 21 ईयर्स बताया था मैंने। ठीक है, और ST/SC और वुमेन्स का जो 1/3 था रिजर्वेशन, वो कंपलसरी है। ठीक है, 5 ईयर टेन्योर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 ईयर टेन्योर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो फ्रेश इलेक्शन होगा वो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, उससे आगे ना जाए। स्टेट इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, और स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल पे कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए गवर्नर के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं वॉलंटरी प्रोविजन की। तो अब जैसे हो गया कि ग्राम सभा तो ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है, पर उसको पावर फंक्शन जो स्टेट लेजिस्लेचर देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा, वो जरूरी नहीं कि वो दे, वो अपने हिसाब से कम दे ज़्यादा दे, ये उनकी मर्जी। ठीक है, इसी तरह बाकी पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब जैसे देखते हैं यहाँ पे कि जो बैकवर्ड क्लासेस की सीट्स जो मैंने बताई थी कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन होगी वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये हर स्टेट के हिसाब से अपना अपना अलग अलग उन्होंने परसेंटेज अपना डिसाइड करना उनका काम है। ठीक है, इसके लिए कोई कंपल्सरी प्रोविजन नहीं है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए इतना ही परसेंटेज सीट डिसाइड होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं कि फाइनेंशियल पावर कितनी मिलनी चाहिए पंचायती राज को, वो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कोई कंपल्सरी परसेंटेज नहीं है कि कितनी पावर डिसाइड होनी चाहिए, उसके लिए कोई कंपल्सरी प्रोविजन नहीं है कि कितनी पावर डिसाइड होनी चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, ग्रांट इन एड फ्रॉम कंसोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट, ये तो बात हो गया है। ठीक है, स्टेटमेंट में पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, और ग्रांटिंग पावर्स एंड अथॉरिटी टू पंचायत टू फंक्शन एज ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, कि इतनी पावर या अथॉरिटी दे दी जाए पंचायत को कि वो ऑटोनोमस बॉडी हो जाए या खुद से अपना सब फंक्शन खुद से इंप्लीमेंट करे। ये पावर देने का काम भी वॉलंटरी है कि स्टेट देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं कि जो ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट है उसमें कौन कौन से एरिया एग्जेम्प्टेड है, मतलब कौन कौन से एरियाज में ये एक्ट फॉलो या लागू नहीं होता है। तो कुछ स्टेट है जैसे नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, और कुछ सर्टेन एरियाज हैं जहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। अब जो सर्टेन अदर एरियाज हैं उसमें बात कर लेते हैं कौन कौन से एरियाज हैं। तो जो जितने भी शेड्यूल एरियाज हैं और ट्राइबल एरियाज हैं, शेड्यूल एरियाज जो 5th शेड्यूल में आते हैं और ट्राइबल एरिया जो 6th शेड्यूल में आते हैं, जो जितने भी वो एरियाज हैं वहाँ पे ये एक्ट फॉलो नहीं होता है। और जो बाकी 2 और जगह हैं जहाँ पे ये एक्ट फॉलो नहीं होता है, एक है हिल एरियाज ऑफ मणिपुर और दूसरा है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्योंकि जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल पहले से एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए वहाँ पे एक्स्ट्रा 73rd अमेंडमेंट का जो एक्ट है वो लागू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उस पर जाके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।